नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश की रिवर यानी मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो दोस्तों, हमारी जो एमपी की मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही है उसमें आप लोगों को जो मेरे वीडियोज़ आए हैं वो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। दोस्तों, अगर मेरी बायोलॉजी की सीरीज़ देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां आपको एक लिंक मिलेगी बायोलॉजी की, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी जो बायोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आप पहुंच जाएंगे। वहां से आप मेरी बायोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात करें ना तो मध्य प्रदेश में लगभग 207 नदियां बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं दोस्तों? 207 नदियां बहती हैं। इसलिए इतनी सारी नदियां हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? नदियों का मायका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नदियों का मायका कहते हैं। इसमें अगर देखें तो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में नदी है जो वो है नर्मदा नदी है। कौन सी है आपकी? नर्मदा नदी है, जिसे जीवन रेखा कहा जाता है। किसकी? मध्य प्रदेश की। इसे क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और यह जो नदी है ना, यह मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं आज हम सबसे पहली नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, जिसे जीवन रेखा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश का एक जिला आता है। कौन सा जिला है यहाँ पे? अनूपपुर जिला। कौन सा? यहाँ अनूपपुर जिला। इस अनूपपुर जिला में एक तहसील है जिसका नाम है पुष्पराजगढ़। क्या नाम है इधर? पुष्पराजगढ़ तहसील। तो ये जो पुष्पराजगढ़ तहसील है, इसमें एक स्थान है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। ये जो अमरकंटक है, ये एक सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पूर्वी जो क्षेत्र है, मैकाल क्षेत्र, उसकी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अमरकंटक, जिसकी लगभग ऊंचाई की अगर बात करें ना तो 1057 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1057 मीटर ऊंची यह क्या है? एक चोटी है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। कौन सी? नर्मदा नदी। और याद रखना, नर्मदा ही नहीं, यहाँ से 2 अन्य नदियों का भी उद्गम होता है। वो 2 अन्य नदियाँ कौन सी हैं? तो याद रखना, नर्मदा के अलावा एक नदी है सोन नदी और दूसरी है जोहिला नदी। ये 2 नदियां अन्य जो है उनका उद्गम भी कहाँ से होता है? आपके अमरकंटक से होता है। तो सबसे पहले अभी हम उठाते हैं कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को अगर हम देखें तो ये जो नर्मदा नदी है, ये पहले अमरकंटक से निकलती हुई पहले अनूपपुर जिले में ही घूमती है। और कहा जाता है कि जब ये अपने उद्गम स्थान से 9 किलोमीटर आगे निकल जाती है तो यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है कपिल धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात बनाती है? कपिल धारा जलप्रपात। अनूपपुर जिले में ही बना रही है, अपने उद्गम स्थल से 9 किलोमीटर आगे बना रही है। कौन सी? कपिल धारा। इसके जस्ट बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो जस्ट उसके कपिल धारा के 1 किलोमीटर आगे पहुंचती है और यहाँ एक जलप्रपात और बनाती है जिसका नाम है दुग्ध धारा जलप्रपात। कौन सा बनाती है? दुग्ध धारा जलप्रपात। तो दोस्तों याद रखना, ये जो अमरकंटक है अनूपपुर का, इसमें 2 जलप्रपात स्थित है। वो 2 जलप्रपात कौन से हैं? तो 2 जलप्रपात में से एक कपिल धारा है और एक दुग्ध धारा है। कपिल धारा अपने उद्गम स्थल से 9 किलोमीटर आगे और दुग्ध धारा कपिल धारा से 1 किलोमीटर आगे जलप्रपात बनाती है। तो इस तरह से अनूपपुर में 2 जलप्रपात का निर्माण करती है। अब ये नदी क्या करती है? अब यहाँ से ये नदी अनूपपुर जिले को छोड़ देती है और जैसे ही अनूपपुर जिले को छोड़ती है, अब ये नदी अंगली डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो इसे अंगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलेगा? तो इसे अंगला डिस्ट्रिक्ट मिलता है डिंडोरी।
ये वही डिंडोरी है जहां मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका केवल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको नर्मदा नदी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वह जिला कौन सा है? आपका डिंडोरी जिला है, जिसे नर्मदा नदी 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि नर्मदा नदी इस जिले के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद यह नदी फिर आगे बढ़ती है और यह पहुंचती है मंडला जिले में। कहां पहुंचती है? मंडला में। मंडला में आपने सुना होगा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका? कान्हा किसली। और ये जो कान्हा है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो बड़ाई की अगर बात आई है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना, ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कौन सी नदी? इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, यानी कि इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है कौन सी? नर्मदा नदी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद यह नदी मंडला को छोड़ देती है। अब यह नदी आगे बढ़ती है और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसे मिलता है सूरमा नगरी। कौन सी? सूरमा नगरी। किसे बोलते हैं? सूरमा नगरी जबलपुर को। कौन सी है? जबलपुर। तो ये जबलपुर में जब ये नदी प्रवेश करती है तो याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, इस जिले में एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। तो यहाँ पर बना हुआ है धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा यहीं पर इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है बरगी नदी। कौन सी है? बरगी नदी। और बरगी नदी के पास में नर्मदा नदी और बरगी नदी के संगम स्थल के पहले यहाँ बना है एक डैम जिसका नाम है बरगी डैम। क्या नाम है? बरगी डैम या बरगी बांध। ये बना हुआ है। कहाँ बना है? ये जबलपुर पर बना है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बरगी डैम बना है जहाँ पर उसकी सहायक नदी आकर मिलती है बरगी नदी। कहाँ से इसका उद्गम होता है? जबलपुर से होता है। इसके अलावा इस नदी का, ये बरगी नदी का पानी लेने के बाद नदी आगे जाती है और यहाँ एक प्रसिद्ध घाट भी है इस जिले में जिसका नाम है भेड़ा घाट। क्या नाम है? भेड़ा घाट। ये जो भेड़ा घाट है ये है पूजनीय स्थल है। क्या है? ये एक पूजनीय स्थल है और ये बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई जाती हैं संगमरमर की चट्टानें। क्या पाई जाती हैं? संगमरमर की चट्टानें। और ये बहुत प्रसिद्ध है। तो जबलपुर में कुछ इतना खास है। इसके बाद ये नदी जबलपुर से आगे बढ़ती है और पहुँचती है नरसिंहपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में पहुँचती है? नरसिंहपुर ज़िले में। और जैसे ही नरसिंहपुर पहुँचती है तो जैसे मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट स्थित है, ऐसे यहाँ भी एक घाट है जो प्रसिद्ध है जिसका नाम है बरमान घाट। इसका क्या नाम है? बरमान घाट। ये बरमान घाट भी यहाँ का प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ का जबलपुर का भेड़ा घाट प्रसिद्ध है। यहाँ यह भी एक क्या है? पूजनीय स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर इस ज़िले में एक मेला भी लगता है जिसे बोलते हैं बरमान का मेला। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बरमान का मेला मध्य प्रदेश के किस ज़िले में लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह है नर्मदा नदी पर के किनारे नरसिंहपुर ज़िले में लगता है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो इसके एक ज़िला पड़ता है बड़ा सा जिसका नाम है होशंगाबाद। कौन सा ज़िला है? होशंगाबाद ज़िला। ये जो होशंगाबाद ज़िला है ना, ये होशंगा नदी पहुंचती है होशंगाबाद में। और होशंगाबाद ज़िले में एक स्थान है, पर्यटन स्थल, जिसका नाम है पचमढ़ी। क्या नाम है? पचमढ़ी। ये जो पचमढ़ी स्थान है, इस स्थान पर इसके पास में एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम है तवा जलाशय। और इस तवा जलाशय से निकलती है तवा नदी। कौन निकलती है? तवा नदी।
तो ये तवा नदी इस जलाशय से निकलती हुई, और याद रखना ये जो पचमढ़ी है ना, ये पचमढ़ी महादेव पर्वत में स्थित है। कौन सा? महादेव पर्वत में स्थित है। और चोटी कौन सी है? तो याद रखना यहाँ पर ऊंची चोटी स्थित है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और ये जो 1350 मीटर ऊंचाई है, ये महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? आपके पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन है। तो तवा नदी इस पचमढ़ी का पूरा चक्कर लगाती हुई निकलती है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी है? तवा नदी है। इसके अलावा यह नदी जब आगे बढ़ती है तो ये तवा नगर से होती हुई ये नदी जाती है। तो याद रखना, जब ऊपर से नर्मदा नदी आ रही होती है तो होशंगाबाद शहर से होकर गुजरती है। तो याद रखना, होशंगाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। इसके अलावा याद रखना, नरसिंहपुर जिला भी, नरसिंहपुर जिले का नरसिंहपुर शहर भी किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। तो ये नदी नर्मदा होशंगाबाद शहर से होती हुई आगे बढ़ती है, तभी नीचे से आ जाती है तवा नदी, और तवा नदी अपना संगम कर देती है नर्मदा नदी में। और जिस स्थान पर करती है उस स्थान को बोलते हैं बांद्रा भान। उस स्थान को क्या बोलते हैं? बांद्रा भान। ये बांद्रा जो भान स्थान है, यह किसका है? तवा और प्लस नर्मदा का संगम है। तवा और नर्मदा का जो संगम है, ये क्या कहलाता है? बांद्रा भान कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बांद्रा भान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो याद रखिएगा, नर्मदा और तवा का। या तो पूछ लिया जाता है तवा और नर्मदा का संगम स्थल क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं बांद्रा भान। अब इसके ये नदी अब होशंगाबाद से आगे बढ़ती है। ऊपर इसे मिलता है कौन सा जिला? रायसेन जिला। और नीचे से मिलता है हरदा जिला, जो छोटा सा जिला है हरदा। तो ये नदी रायसेन से टच होती हुई हरदा, और फिर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसे मिलता है बड़ा सा जिला, जिसका नाम है खंडवा जिला। और ऊपर इसे मिलता है कौन सा? देवास जिला। तो ये ऊपर देवास नहीं, अभी पहले मिलेगा इसे सीहोर। क्या मिलेगा? सीहोर जिला। तो ये सीहोर से होती हुई ये नदी सीहोर से टच होती हुई पहुंचती है ये जाकर के खंडवा में। कहाँ पहुंचती है? खंडवा में। अब जैसे ही ये नदी खंडवा में पहुंचती है तो खंडवा में ये बहुत ज़्यादा काम करती है। क्या करती है? खंडवा में बहुत ज़्यादा काम करती है। और ये कौन से काम करती है? तो याद रखना कि ये खंडवा में सबसे पहले तो ये पुनासा तहसील में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? पुनासा तहसील में। तो जब ये पुनासा तहसील में पहुंचती है तो सबसे पहले ये एक बांध बनाती है, जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध परियोजना। क्या नाम है? इंदिरा सागर बांध परियोजना। याद रखना, इस परियोजना का पुराना नाम था पुनासा परियोजना। क्या नाम था? पुनासा परियोजना। और इस परियोजना का नाम इंदिरा सागर परियोजना रख दिया गया। जब 1984 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, तब इसका नाम बदल के इसे इंदिरा सागर बांध परियोजना कर दिया गया। याद रखना, ये परियोजना जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, और इसमें 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और इसमें किसी भी राज्य को कोई पार्टनरशिप नहीं दी गई है, यह केवल इकलौती मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा सागर। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना, तो भी इंदिरा सागर है। इसमें अगर बड़ी की बात की है तो इसमें कितने मेगावाट विद्युत हो रही है, तो याद रखना इसमें 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 1000 मेगावाट विद्युत का ये क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है। इसके बाद आगे देखें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी इसी जिले में स्थित है। कौन सा? उसका नाम है ओमकारेश्वर। क्या नाम है? ओमकारेश्वर। ये जो ओमकारेश्वर जो परियोजना है, ये परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा तहसील में ही निर्मित है। और ये जो ओमकारेश्वर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश में इसकी जो क्षमता है वो 520 मेगावाट रखी गई है। यानी कि इसमें 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर 2 जलप्रपात भी इसी जिले में बनाती है। एक बनाती है ये दर्दी जलप्रपात, और दूसरा बनाती है मंधार जलप्रपात। ये 2 जलप्रपात का निर्माण कहाँ करती है? ये खंडवा जिले में। कौन कौन से हैं ये? नाम याद रखना इनके। एक का नाम है दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात,
और जो दूसरा है उसका नाम है मांधाता जलप्रपात। ठीक है, तो 2 जलप्रपात और 2 बांध नर्मदा नदी कहाँ बनाती है? खंडवा जिले में बनाती है। तो इस तरह से इतना कार्य करने के बाद अब ये नदी खंडवा से आगे निकलती है। तो ऊपर याद रखना, ऊपर पड़ता है कौन सा जिला? देवास जिला। ऊपर पड़ता है कौन सा जिला? देवास जिला, तो याद रखना। और नीचे पड़ता है खरगोन। कौन सा पड़ता है? खरगोन जिला। तो जब ये नदी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले देवास पहुंचती है। तो देवास जैसी पहुंचती है तो देवास में एक तहसील है जिसका नाम है नेमावर तहसील। कौन सी है? नेमावर तहसील। ये जो नेमावर तहसील है, याद रखना, ये जो नेमावर शहर है यहाँ का किस नदी के किनारे है? तो याद रखना ये है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ये नदी टर्न होती है और आती है खरगोन में। और खरगोन में जैसे ही आती है तो ये पहुँचती है महेश्वर, यानी जिसका नाम है मंडलेश्वर। तो मंडलेश्वर में जैसे ये नदी पहुँचती है तो यहाँ पर बनाती है एक परियोजना जिसका नाम है महेश्वर घाट परियोजना। क्या नाम है? महेश्वर घाट परियोजना। ये जो महेश्वर घाट परियोजना है इसकी जो क्षमता है वो लगभग 400 मेगावाट रखी गई है। अब कहा जाता है इसमें एक 50 की यूनिट और लग गई है और तो इसकी क्षमता 450 मेगावाट कर दी गई है। तो ये महेश्वर घाट परियोजना खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और कितनी है इसकी क्षमता? 400 और 50 और बढ़ा दी गई है तो 450 मेगावाट हो गई है। इसके अलावा याद रखिएगा इसी जिले में एक जलप्रपात का निर्माण करती है यह नदी जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्या नाम है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये कहाँ बनाती है? ये खरगोन में बनाती है। ठीक है, और किस नदी पर निर्मित है? तो यह नर्मदा नदी पर निर्मित है। इसके बाद ये नदी अब आगे बढ़ती है। अब ये ऊपर इसके पड़ता है कौन सा जिला? धार जिला। और नीचे पड़ता है कौन सा? बड़वानी। ऊपर धार, नीचे बड़वानी। तो याद रखना ये नदी बड़वानी से टर्न होती है। तो याद रखना बड़वानी में वही बड़वानी है जिसे मध्य प्रदेश का पेरिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मध्य प्रदेश का पेरिस। यहाँ भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला मध्य प्रदेश में का वह कौन सा जिला है जहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है? तो राजघाट जो है ना वो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित है, जो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा। इसके बाद ये नदी आगे चलती है और पहुंचती है धार जिला, और धार से आगे बढ़ती हुई अगला इससे जिला मिलता है अलीराजपुर जिला। तो कौन मिलता है? अलीराजपुर जिला। तो ये नदी अलीराजपुर जिला से होती हुई अब मध्य प्रदेश को छोड़ देती है। अब जैसे ही ये मध्य प्रदेश को छोड़ती है तो ये नीचे को दक्षिण की ओर टर्न हो जाती है और ये जाकर के पहुँचती है महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र में जाती है जब तो 32 किलोमीटर का घूमती है, सफ़र करती है। ये कहाँ? महाराष्ट्र में। 32 किलोमीटर घूमने के बाद अब ये नदी फिर से एक बार टर्न होती है और पहुँचती है गुजरात में। तो गुजरात में याद रखना जब गुजरात में पहुँचती है और गुजरात की ये बड़ौदा ज़िले में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? बड़ौदा ज़िले में। तो बड़ौदा ज़िले में जैसे ही ये पहुँचती है तो यहाँ पर बनाती है एक बहुत बड़ी परियोजना जो हमारे नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध परियोजना। इस परियोजना का क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध परियोजना। यह जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश के गुजरात के बड़ौदा ज़िले में स्थित है। तो यह जो परियोजना है कहीं कहीं आप लोग याद रखना नर्मदा जिला बताता है कहीं कहीं, पर उसका सही आंसर क्या है? बड़ोदरा ज़िले में है ये। तो याद रखना कहा जाता है कि इसको जो गुजरात है, गुजरात के एक क्रांतिकारी नेता थे जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहा जाता है कि सबसे पहले उनकी सोच थी कि यहाँ पर नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से आने वाली ये नदी जब ये गुजरात आती है तो गुजरात इस नदी का पानी का कोई यूज नहीं कर पाता है और वो सीधे जाकर के अरब सागर में गिर जाती थी। तो उनके दिमाग में आया था कि अगर हम यहाँ पर एक बांध बना लें तो यहाँ पर हम पानी का स्टॉक कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग नहरें निकाल सकते हैं, सिंचाई के लिए अन्य सुविधाएँ यूज कर सकते हैं। तब उनके दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी कि सबसे पहले बांध बनाने की कि हमें यहाँ पर एक बांध बना लेना चाहिए। और ये दिमाग में उनके कब आया था?
1945 में किसके पटेल जी के दिमाग में आई थी कि यहाँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले पहल की थी बांध बनाने की कि यहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, पर सरदार पटेल की मृत्यु हो जाती है और वो ये सपना अपना पूरा अपने जीते जी नहीं कर पाते हैं। तब हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब उनको पटेल जी की वो बात याद आती है और जो नेहरू जी थे वो 5 अप्रैल 1961 को, कब 5 अप्रैल 1961 को नेहरू जी ने क्या कर दिया, इसका शिलान्यास कर दिया। क्या कर दिया, इसका शिलान्यास कर दिया। ठीक है, इस परियोजना का क्या कर दिया इन्होंने, शिलान्यास कर दिया। तो 5 अप्रैल 1961 को नेहरू जी ने इस परियोजना का, किसका, सरदार सरोवर बांध परियोजना, क्योंकि ये सबसे पहले पटेल जी की परियोजना थी इसलिए इसका नाम भी सरदार सरोवर बांध परियोजना रख दिया गया उन्हीं के नाम पर। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इसका क्या कर दिया, शिलान्यास कर दिया। और इसकी क्षमता के लिए अगर बात करें तो इसकी जो क्षमता है वो 1450 मेगावाट है। कितनी है, 1450 मेगावाट है। ये इतनी मेगावाट की क्षमता की मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में किसी भी जगह इतनी बड़ी परियोजना नहीं बनी है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनी सबसे बड़ी परियोजना, तो इंदिरा सागर है। अगर पूरी नर्मदा की पर पूछे तो फिर आपको सरदार सरोवर बांध परियोजना बताना है, जिसकी क्षमता कितनी है, 450 मेगावाट। याद रखिएगा। अगर इसमें पार्टनरशिप राज्यों की बात करें, यानी कि संयुक्त जो परियोजना है, उस संयुक्त अगर परियोजना की बात करें तो इसमें याद रखना, इसमें परियोजना में 4 राज्यों को शामिल किया गया है। पहला कौन है इसमें, मध्य प्रदेश। दूसरा कौन है, दूसरा इसमें महाराष्ट्र। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा कौन है, गुजरात। और चौथा कौन है, राजस्थान। ये 4 राज्य इसमें शामिल हैं और इसमें सभी को अलग अलग हिस्सा दिया गया है। इसमें जो देखें तो मध्य प्रदेश को 57% का हिस्सा दिया गया है, महाराष्ट्र को 27% इसमें हिस्सा मिल रहा है, गुजरात को 16% का हिस्सा मिल रहा है और राजस्थान को पानी मिल रहा है। तो याद रखना, 57% बिजली का हिस्सा इसे मिलता है, किसे, मध्य प्रदेश को, और 27 महाराष्ट्र को, और गुजरात को 16 और राजस्थान को केवल पानी मिलता है। राजस्थान का कहना है कि मेरा जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है और मेरे यहाँ पानी की बड़ी किल्लत रहती है, इसलिए इस बांध से आप लोग एक काम करिए, मुझे नहर निकाल के दे दीजिए ताकि मेरे राज्य में पानी आ सके और मुझे पानी मिल सके। बाकी मुझे बिजली का आपको पार्टनरशिप नहीं चाहिए है, इसलिए राजस्थान को केवल पानी का हिस्सा दिया गया है। बाकी जो 3 राज्य बचते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, वो अपना अपना हिस्सा लेते हैं, 57, 27 और 16%। तो ये सरदार जो सरोवर बांध परियोजना है, कहा जाता है कि यह परियोजना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, यानी कि इसमें जो ये बांध बना हुआ है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध बना हुआ है। और इसके अगर बांध की बात करें कि ये विश्व का सबसे बड़ा बांध कहाँ है, तो यूएसए में है। कौन सा, ग्रैंड कुली डैम है। कौन सा है, ग्रैंड कुली डैम जो है वो कहाँ पर है, यूएसए में है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध अगर बात करें तो सरदार सरोवर बांध परियोजना है। ये सरदार सरोवर बांध है। कहा जाता है कि इसमें इतनी सीमेंट कंक्रीट लगाई गई है कि इसमें इतनी सीमेंट कंक्रीट है कि यहाँ से और चंद्रमा तक इसमें रोड भी बनाई जा सकती है। इतना ज़्यादा इसमें सीमेंट कंक्रीट लगा हुआ है। तो देखिए 5 अप्रैल 1961 को नेहरू जी ने इसका शिलान्यास कर दिया। अब ये परियोजना बनती रही पर काम धीरे धीरे चलता रहा। पर एक बार फिर से गुजरात के एक बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। 2014 में आते हैं और उन्हें वो सरदार पटेल जी की बात याद आती है कि उनका सपना था कि यहाँ पर बांध बनाया जाए और नेहरू जी ने इसका शिलान्यास ज़रूर कर दिया था, लेकिन इसके बाद कोई प्रधानमंत्री इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। तब प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 2014 में उस पर ध्यान देना शुरू किया और उस काम को तेज़ी से किया। और तेज़ी से करने के बाद उन्होंने इस परियोजना को कंप्लीट कर दिया और उसका उद्घाटन कर दिया 17 सितंबर 2017 को। मोदी जी ने क्या कर दिया, अपने 67वें जन्मदिन पर, यानी जब वो 67 साल के हुए थे, क्योंकि 17 सितंबर को ही मोदी का जन्मदिन होता है, तो अपने जन्मदिन पर 67वें साल में मोदी जी ने क्या कर दिया, इस परियोजना का उद्घाटन कर दिया। क्या कर दिया, उद्घाटन कर दिया। कहा जाता है कि ये बांध, इस बांध में लगभग 620 LED लाइटें लगाई गई हैं
ताकि रात में भी इस बांध को ओवरफ्लो देखा जा सके कि इस बांध में कितना पानी ओवर हो रहा है, कितना कम हो रहा है। ये सब चीज़ों की सुविधाएं भी उसे दिया गया है। इसके अलावा इसमें ओवरफ्लो को कम या ज़्यादा करने के लिए इसमें 30 गेट लगाए गए हैं। इस बांध में कितने गेट लगे हुए हैं? 30 गेट लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था है हमारे सरदार सरोवर जो बांध बना हुआ है उसकी, ये सब पूरी व्यवस्था है। इसके बाद नदी अब आगे बढ़ती है। तो याद रखना, जब आप इंडिया में कभी भी मैप देखते होंगे इंडिया का, तब आप देखते होंगे कि इंडिया का जो नक्शा है वो आपका कुछ ऐसा है, ऐसे करके गुजरात की कुछ ऐसी संरचना आई है और ऐसे निकली हुई है। तो ये जो ऐसी निकली हुई है, तो देखिए मध्य प्रदेश यहाँ पड़ता है, गुजरात की संरचना ये है और महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, ये संरचना है। तो ये नदी ऐसी आई है, पहले महाराष्ट्र गई है, फिर गुजरात गई है, फिर यहाँ इसने बांध बनाया है, फिर ये एक संरचना ऐसी दिख रही है, ऐसी संरचना दिख रही है। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ स्थल है, यहाँ स्थल है, यहाँ स्थल है और इस साइड पानी है। तो याद रखना, कभी कोई एक ऐसा स्थान जो तीन और जल से और एक और तीन और स्थल से और एक और जल से घिरा हो, उसे हम खाड़ी बोलते हैं। और कभी कोई स्थल जो तीन और जल से और एक और स्थल से घिरा हो तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक स्थान है तो वो तीन और स्थल से और एक और जल से घिरा है, तो इसे बोलते हैं खाड़ी। और यहाँ पर पड़ता है खंभात, इसलिए इसे बोलते क्या हैं? खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर गुजरात का ज़िला पड़ता है भरूच। तो भरूच ज़िले में खंभात नामक स्थान पर खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर के ये नदी विलीन हो जाती है। क्या हो जाती है? अरब सागर में जाके ये विलीन हो जाती है। तो याद रखना, ये जाती है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। याद रखना, ये नदी अपने मुहाने पर, जिसका मुहाना है, अपने मुहाने पर ये क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। अब ये एस्चुरी क्या होता है? तो याद रखना, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो जब अपना सफ़र जहां से शुरू करती है तो पूरे सफ़र तक वो आसपास किनारे के क्षेत्रों की मिट्टी कंकड़ बहा करके साथ में लेती चली जाती है। जब वो अपना समापन करना होता है उसे, तो अपने मुहाने पर यानी कि समापन स्थल पर क्या करती है? वही जो पूरे रास्ते से मिट्टी कंकड़ बहा कर लाई है उसको वहाँ जमा करती जाती है। तो वो जो जमा करने के बाद में जो अवसाद जमा होता है उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये नदी जो है एस्चुरी बनाती है, यानी कि हर एक नदी डेल्टा बनाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की दो मुख्य ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वो कौन सी हैं? एक तो नर्मदा है और दूसरी ताप्ती नदी है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे एस्चुरी बोलते हैं, या तो फिर इसका दूसरा नाम ज्वार नदमुख डेल्टा कहलाता है। तो याद रखना, ये नदी कहा जाता है कि ये नदी किसी ऐसे स्थान पर आती है बहती हुई, और ये पहले एक खाई में गिरती है और फिर खाई से उफान लेकर के पानी फिर जाकर के सागर में समा जाता है। तो ये नदी अपने मुहाने पर जाकर के अपने मुहाने पर ये डेल्टा नहीं बिछाती है। हालांकि एक भी आकार की घाटी क्षेत्र में जाकर के गिरती है, और जब भी आकार के घाटी क्षेत्र में गिरती है तो वहाँ पानी का इतना प्रेशर होता है कि वहाँ कोई भी डेल्टा जमा नहीं हो पाता है। तो वो जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं एस्चुरी। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्चुरी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं ज्वार नदमुख डेल्टा। तो दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है, अगर इसके नाम की बात करें तो इसे कई नामों से जाना जाता है। एक तो इसे नामोदास कहा जाता है, संकरी कहा जाता है, इसके अलावा सोमो देवी भी इसे कहा जाता है। नामोदास, सोमो देवी, संकरी, रेवा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और इसके अलावा ये मैकाल पर्वत से निकलती है, इसलिए इसे मैकाल सुता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस नदी को अगर देखें ना, तो ये जो नदी है ना, तो इस नदी में लगभग सहायक नदियों की बात करें तो 41 सहायक नदियाँ हैं इसकी। 41 सहायक नदियों में से कुछ नदियाँ दाएं से आती हैं, कुछ बाएं से आती हैं। तो याद रखना, बाएं से 22 नदियाँ आती हैं और दाएं से 19 नदियाँ आती हैं। टोटल इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं। 41 सहायक नदियों में अगर बात करेंगे सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो वो कौन सी है? तवा नदी है। कौन सी है? तवा नदी, जो होशंगाबाद ज़िले से उद्गमित होती है और होशंगाबाद में ही अपना समापन कर देती है। तो याद रखना, ये जो तवा नदी है इसकी लंबाई 172 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 117 भी इसका जिक्र मिलता है, कहीं कहीं 172 किलोमीटर भी जिक्र मिलता है, पर आपको लंबाई से ज़्यादा उसके इफेक्ट नहीं होना है। आप इतना याद रखना कि यह मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इससे लंबी कोई सहायक नदी नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा अगर इनकी सहायक नदियों की बात करें तो इनकी सहायक नदियों में अगर बात करें तो इनकी सहायक नदियाँ सेर है, शक्कर है, हथनी है, मान नदी है, ठीक है, गार नदी है, इसके अलावा कुंदा नदी है और बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं, हिरन है। तो ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो क्या करती है, नर्मदा नदी में अपना समापन करती हैं और नर्मदा की सहायक नदियाँ बन जाती हैं। तो दोस्तों ये जो नदी है ना, इसमें लगभग देखा जाए तो 3 प्रकार के बांधों का निर्माण हुआ है। एक बड़े बांध हैं, एक मध्यम बांध हैं और एक छोटे बांध हैं। तो अगर बड़े बांधों की बात करें तो लगभग 28 बांध इसमें बड़े बनाए गए हैं, 135 इसमें मध्यम क्वालिटी के बांध बने हैं और छोटे बांधों की अगर संख्या देखें तो लगभग कहा जाता है कि 3000 इसमें छोटे बांध बनाए गए हैं। तो ये नदी बहुत बड़ी एक परियोजना है मध्य प्रदेश की और बहुत बड़े क्षेत्र में घूमती हुई जाती है। याद रखना, ये जितनी भी टोटल नर्मदा नदी है उसमें से 89.8% 8 या 9% जो 89.8% भाग है वो केवल मध्य प्रदेश में बहता है, बाकी जो भाग है वो अन्य राज्यों में बहता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1077 किलोमीटर है, यानी 1077 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश में ही बहती है। और ये मध्य प्रदेश की जीवित नदी कहलाती है। क्या है, इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, यानी कि मानव के जो अधिकार होते हैं संविधान में वो सभी अधिकार प्रदान किए गए हैं इस नदी को। अगर भारत की सबसे पहली जीवित नदी की अगर बात करें तो वो कौन सी है, गंगा नदी है। और विश्व में सबसे पहले जीवित नदी का दर्जा दिया गया था तो वो किसे दिया गया था, बैगई नदी जो न्यूजीलैंड की नदी है। इसके अलावा आपने सुना होगा नर्मदा आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था वो 1985 में हुआ था और इसके अगर नेता की बात करें तो मेघा पाटेकर और इसके साथी थे जिनका नाम था बाबा आमटे। इन दोनों ने मिलकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। और इसके अलावा अगर आपको बता दें कि एक पुरुष हैं जिन्हें नर्मदा पुरुष कहा जाता है, उन्होंने नर्मदा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए उन्हें उपनाम के रूप में उन्हें नर्मदा पुरुष कहा जाता है। उनका नाम है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ ये जबलपुर के निवासी थे। इन्होंने नर्मदा के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए इन्हें सम्मान के रूप में इन्हें नर्मदा पुरुष कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि नर्मदा पुरुष किसे कहा जाता है, तो इसका नाम याद रखिएगा अमृतलाल बेगड़ को। तो चलिए दोस्तों, आज हमने नदियों में नर्मदा नदी को देखा जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। तो इसी तरह से हम अगली वीडियो में अन्य मध्य प्रदेश की अन्य नदियों को लेकर आएंगे। तो आप इस नदी को नोट्स बना लीजिएगा। जिस तरह से हम हर एक ज़िले में घूमे हैं, 15 ज़िले में घूमे हैं, 15 ज़िलों को घुमाया है, उसी तरह से आप भी घुमा लीजिएगा। तो मैं गारंटी देता हूँ कि नर्मदा से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे नहीं छूटेगा। बस आप लोग मन लगा के बस नोट्स करते रहिए, बनाते रहिए। और आने वाला जो अभी जनवरी में आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपके लिए बहुत बेहतर MP का कंटेंट आ रहा है। तो इससे आप डेली रूटीन में पढ़ते जाइए, तो मैं गारंटी लेता हूँ MP से आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मेरी MP को पढ़ करके वो अपनी कमियों को पूरी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।